मैं सिस्टर कामरान इजाज़। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान इजाज़। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं। अगर आपका भी इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर अभी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। कोर्स की तरफ जाने से पहले थोड़ी सी अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ। काफ़ी इंक्वायरीज़ मेरे पास आ रही हैं आजकल अफ़गान नेशनल्स की तरफ से कि अगर हम अपने रिलेटिव्स को यहाँ UK में बुला सकते हैं और अभी भी अगर कोई रीसेटलमेंट स्कीम है, हम उसका फ़ायदा किस तरह उठा सकते हैं। मैंने सोचा कि इस पर मैं पहले थोड़ी सी बात करूं। जैसे आपको पता है कि लास्ट मंथ UK और US एक इवैक्यूएशन प्रोसेस उन्होंने शुरू किया था, जहां वो लोगों को अफ़गानिस्तान से निकाल रहे थे और उनको यहाँ लेके आ रहे थे UK में, जहाँ इनको इनडेफिनिट लीव टू रिमेन दी जा रही थी। और ये था जो ARAP प्रोग्राम, अफ़गान रिलोकेशन एंड असिस्टेंस पॉलिसी, जिस पर वो लोगों को लेके आ रहे थे UK में। उसके साथ साथ जो इवैक्यूएशन प्रोसेस इन्होंने लास्ट मंथ किया था, इसका नाम था पिटिंग। और ये जो इवैक्यूएशन प्रोग्राम था, ये ख़त्म हुआ था 29 अगस्त को। 29 अगस्त को UK और US के फोर्सेस, उनके जो फ़ौजी हैं, वो निकल आए अफ़गानिस्तान से। और उसके बाद उन दोनों ममालिक ने कह दिया कि जी बस अब हम अफ़गानिस्तान से कोई लिंक नहीं रखेंगे, और जो रेफ्यूजीज़ हैं जिन्होंने हमारे साथ काम किया था वहाँ अफ़गानिस्तान में, हम उनको यहाँ ट्रांसफ़र कर लेंगे UK में अगर वो रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करते हैं। और हुआ ये कि 18 अगस्त को बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया कि हम एक नई स्कीम अनाउंस कर रहे हैं जिसका नाम है अफ़गान रीसेटलमेंट स्कीम, जिसके तहत अगर किसी ने UK गवर्नमेंट के साथ काम किया था, वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। या अगर आप कोई वनरेबल पर्सन है अफ़गानिस्तान में, जैसे कि ख़वातीन, जैसे कि LGBT कम्युनिटी, अगर आप उस कम्युनिटी के हैं, अफ़गानिस्तान में रह रहे हैं, हम आपको यहाँ UK एंटर होने देंगे। और उसकी उन्होंने लिमिट भी रखी थी कि हम 5000 लोगों को एंट्री देंगे इस साल, और 20,000 लोगों को हम देंगे विदिन 5 ईयर्स। अब इस पर लास्ट वीक होम ऑफिस ने थोड़ी सी पॉलिसी इशू की है, और उनका ये कहना है कि जो लोग यहाँ आए थे पिछले माह, वो थोड़ा सा कोटा इस्तेमाल करेंगे ये 5000 का। सो जो अभी 5000 की लिमिट ने रखी है इस साल की, विदिन 12 मंथ्स, इससे जो लोग पिछले माह आए, कोई लोग वो इस कोटा का इस्तेमाल करेंगे। सो अभी हमें नहीं पता कि अभी 5000 स्पेसिस हैं, हो सकता है खाली 4000 हों। उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस हैं, जो रेफरल्स वो करेंगी, अगर वो UK को रेफ़र करती है कि जी ये बंदा अफ़गानिस्तान में है और ये बनता है उसको यहाँ रीसेटल किया जाए UK में, UK गवर्नमेंट फिर उसको प्रायोरिटी देगी। सो ये दूसरी कैटेगरी है जिन लोगों को UK गवर्नमेंट यहाँ सेटल करने देगी। और तीसरी जो कैटेगरी है, जो UK कह रही है कि जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, जैसे कि पाकिस्तान, जहाँ वहाँ जाके अगर रेफ्यूजी सेटलमेंट स्कीम, रेफ्यूजी कैंप्स में अगर लोग असाइलम वहाँ क्लेम करते हैं या अपना बताते हैं कि ये जी हम गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे थे और हमारी जान को ख़तरा है और इस वजह से हमें यहाँ रीसेटल किया जाए UK में, फिर पॉसिबिलिटी है कि उन लोगों को भी यहाँ एंट्री दी जाएगी। तो ये हैं जो 3 कैटेगरीज जिनको एंट्री दी जाएगी। अब यहाँ एक सवाल उठता है, जो काफ़ी मुझे कॉल्स आ रही थी इस वीक, कि मैं एक ब्रिटिश नेशनल हूँ और मेरे रिलेटिव्स हैं अफ़गानिस्तान में, मैं उनको यहाँ बुला सकता हूँ या नहीं। अब लास्ट मंथ अगर आप एक ब्रिटिश नेशनल थे और आपके रिलेटिव्स वहाँ फंसे हुए थे, आप रीसेटलमेंट स्कीम का फ़ायदा उठा सकते थे, जो ऑपरेशन पिटिंग था। सो लास्ट मंथ अगर आपके कोई रिलेटिव्स थे, होम ऑफिस उनको ईमेल लिख रही थी कि जी हम आपको इवैक्यूएट करेंगे और हम आपको यहाँ UK ले आएंगे। और अक्सर ये हुआ है कि जो ब्रिटिश नेशनल्स थे, उनके जो ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, मैंने देखा है कि उनको यहाँ इनडेफिनिट लीव टू रिमेन दिया गया है।
लेकिन अभी क्योंकि वो ऑपरेशन ख़त्म हो गया है, होम ऑफिस का ये कहना है कि अगर आप एक ब्रिटिश नेशनल हैं और अगर आप अपने कोई रिश्तेदार वाइफ को यहाँ बुलाना चाहते हैं, आपको इमिग्रेशन रूल्स को मीट करना होगा। अब कोई कंसेशन नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अगर आप अपनी वाइफ को बुलाना चाहते हैं और आप एक ब्रिटिश नेशनल हैं, यू मस्ट मीट द इमिग्रेशन रूल्स। और इसके ऊपर ये भी उन्होंने कहा है कि अभी हमारे पास कोई एम्बेसी नहीं है अफ़गानिस्तान में, और अगर आप अभी अफ़गानिस्तान में हैं, प्लीज़ आप अभी मत अप्लाई करें। जैसे हम कोई टेम्परी एम्बेसी इस्टेब्लिश कर लेते हैं, फिर आप अप्लाई करिएगा। दूसरी जो कैटेगरी जिस पर अगर लोग स्पॉन्सर करना चाहते हैं वो है रेफ्यूजीज़। अगर आप यहाँ यूके में रह रहे हैं और आपके पास रेफ्यूजी स्टेटस है और आप अपनी वाइफ को बुलाना चाहते हैं, अगेन होम ऑफिस का ये कहना है कि अगर आप इमिग्रेशन रूल्स को सेटिस्फाई करते हैं, फिर आप अपनी वाइफ को स्पॉन्सर कर सकते हैं। या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपकी वाइफ थी अफ़गानिस्तान में और आप यहाँ यूके एंटर हो गए और आपको ये रेफ्यूजी स्टेटस यहाँ ग्रांट किया गया है, फिर आप अपनी वाइफ को स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन आपको इनकम रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी शादी होती है यूके एंटर होने के बाद, फिर आपको इमिग्रेशन रूल्स जो 18,600 रिक्वायरमेंट है, आपको सेटिस्फाई करनी होगी। जहाँ तक असाइलम सीकर्स यहाँ यूके में रह रहे हैं और उनके असाइलम क्लेम्स रिफ्यूज़ हो गए, होम ऑफिस का ये कहना है कि अगर आपके सर्कमस्टांसिस चेंज हो गए, आप हमें नोटिफाई करें, नई सबमिशंस करें और फिर हम उस पर आपको जवाब देंगे। फ़िलहाल अभी होम ऑफिस ने अफ़गानी नेशनल्स की जो असाइलम क्लेम्स हैं उन पर डिसीजन करना सस्पेंड कर दिया, क्योंकि उनका ये कहना है कि हम कंट्री गाइडेंस को अपडेट कर रहे हैं कि जो जब भी कोई होम ऑफिस कोई असाइलम क्लेम के ऊपर कोई फ़ैसला लेता है, वो कंट्री गाइडेंस को देखता है कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या कहती है, इस कंट्री में कौन कौन से ख़तरे हैं। क्योंकि अब सब चेंज हो गया है अफ़गानिस्तान में, वो गाइडेंस को अपडेट कर रहे हैं। जैसे वो अपडेट होगी, फिर होम ऑफिस का ये कहना है कि हम आपके असाइलम क्लेम्स को डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर आप अभी यहाँ रह रहे हैं और आपका असाइलम क्लेम रिफ्यूज़ हो गया था 2-3 साल पहले और आपके सर्कमस्टेंस अभी चेंज हो गए क्योंकि तालिबान अब आ गई है पावर में, आप दोबारा रिप्रेजेंटेशंस करें और हो सकता है कि होम ऑफिस आपको ग्रांट कर दे। लेकिन एक चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि जब भी आप फर्दर सबमिशंस करें, याद रखें क्योंकि इतनी बैकलॉग है असाइलम में, हो सकता है साल या 2 साल लग जाएं, आपको जवाब ना आए। ये आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। आखिरी चीज़ जो मैं अफ़गानी नेशनल्स के लिए ऊपर बात करना चाहूँगा वो है रिमूवल्स। अगर अब फ़िलहाल होम ऑफिस ने सस्पेंड कर दिया है कि अगर कोई भी अफ़गानी नेशनल है, अगर उसको डिटेन किया जाता है, उसको वो रिमूव नहीं करेंगी टू अफ़गानिस्तान, क्योंकि वहाँ जो भी सूरत हाल है वो सेफ़ नहीं है। वो एक किस्म की गुड न्यूज़ है। अगर आपको यहाँ डिटेन किया जाता है और आप अफ़गानी नेशनल हैं, आपको वो रिमूव नहीं करेंगे। और भी थोड़े से अपडेट्स हैं, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि काफ़ी कॉलर्स वेट कर रहे हैं। वो अपडेट्स मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कामरान भाई, मेरा एक सवाल है, थोड़ा सा उसमें डेट्स भी इन्वॉल्व हैं, अगर आप उसका नोट कर लें तो प्लीज़। कोशिश करते हैं। आप था वो रेफ्यूजी है जी। मैं पहले आपसे ये केस डिस्कस कर चुका था, लेकिन अब मैं पोजीशन में हूँ कि मैं इस पर प्रॉपर काम कर सकूँ। मैंने शादी की थी पाकिस्तान में वीडियो कॉल पे, 9 तारीख थी और अक्टूबर का महीना 2020 थी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे जो मेरी डिवोर्स थी जो रजिस्टर्ड हो, मैं कि वो डिग्री नासा तो हो चुकी थी, लेकिन डिवोर्स एब्सोल्यूट होते होते वकील ने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, तो वो जो डेट थी वो 15 दिन मेरी मैरिज के बाद आ गई। ठीक है। जो मुझे डिग्री मिली वो मुझे 2/11 को मिली, जबकि शादी थी वो 2/10 थी। ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा, वो अब वजह ये थी कि क्योंकि मैं रेफ्यूजी में पाकिस्तान तो जा नहीं सकता था, इसलिए मैंने वीडियो कॉल पे शादी की थी। और दूसरा कुछ हालात भी ऐसे थे ये कोरोना वायरस की वजह से, तो अब वो होम ऑफिस तो इस शादी को रिकॉग्नाइज करता नहीं है। वीडियो जी बिल्कुल है। और आपका सवाल अभी? और सवाल मेरा अब ये है, क्योंकि अब हमने अरेंज ये किया है कि मेरी वाइफ और मेरी स्टेप डॉटर टर्की में आ चुके हैं। कहाँ आ गए हैं? सॉरी, वहाँ पे आप टर्की में। टर्की में आ गए। ठीक है, और आपका सवाल अभी? जी, तो मैं भी वहाँ पे चला गया था, तो मैं महीना उनके साथ रहकर वापस आया हूँ। जी जी। तो अब जो है मैं फिजिकल रिलेशनशिप में भी हम हैं और मैं फिजिकल उनसे मिल भी चुका हूँ। ठीक तो है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि स्पाउस वीज़ा तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं करते।
तो अब मेरे पास कौन सा ऑप्शन है कि अनमैरिड पार्टनर के आपकी थ्रू मैरिज को फाइनेंस? टर्की में रजिस्टर क्यों नहीं करते? आपने वहाँ रजिस्टर नहीं करवाई? ये नहीं, मेरी मैरिज तो ऑलरेडी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो चुकी है और हमारे पास सर्टिफिकेट भी है, और पासपोर्ट पे उस मेरे नाम का पासपोर्ट भी उनका है और एनआईसी भी है, तो ठीक इसलिए है, अब ऑलरेडी तो वो मैरिड हैं, तो फिर दोबारा ठीक है, टर्की में कैसे ठीक है, वो मैं कर देता हूँ सकते हैं आपके हम लोग? सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है कि एक ब्रेक का वक्त होता जाता है। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ, जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आप मुझे मिलना चाहते हैं मेरे ऑफिस में, आप मुझे मिल भी सकते हैं। नाज़रीन, कहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, 7 ਈਅਰ ਚਾਈਲਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਸਟੇਟਲੈਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਈਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ 07501010101। नाज़रीन, वेलकम बैक टू इमिग्रेशन विद कामरान। मुझे बताया जा रहा है कि काफ़ी कॉलर्स कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी टर्न नहीं आ रही। और अगर आप कॉल कर रहे हैं और आप मुझसे बात नहीं कर सकते, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज शाम को अगर आप जाएँ मेरे यूट्यूब चैनल पर और वहाँ टाइप करें कामरान एजाज यूट्यूब पर, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो भी सवाल आप मुझे पूछना चाहते हैं यूट्यूब के ऊपर, आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दूँ। सो यूट्यूब पर जाएँ और वहाँ भी आप मुझे कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं। ब्रेक से पहले एक भाई ने सवाल पूछा था कि उन्होंने शादी की पाकिस्तान में वीडियो के ज़रिए, और उस टाइम उनकी जो है डिक्री एब्सोल्यूट यूके कोर्ट से इशू नहीं हुई थी, और अब वो गए हैं टर्की। मेरे ख्याल में वहाँ भी उन्होंने मुलाकात की है अपनी वाइफ के साथ पहली दफ़ा, और अब वो अपनी वाइफ को यहाँ स्पॉन्सर करना चाहते हैं, और वो पूछ रहे थे कि आप वो किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि वो हैं एक असाइलम सीकर यूके में। अब जो शादी आपने की थी वीडियो के ज़रिए, वो तो वैलिड नहीं है, क्योंकि होम ऑफिस एक वीडियो मैरिज को वैलिड नहीं मानती। चाहे पाकिस्तान में उन्होंने रजिस्टर कर दी है, यूके कोर्ट्स उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब आपके पास ऑप्शन ये है, नंबर 1, कि आप दोबारा इस शादी को रजिस्टर कर लें, दोबारा आप जाएं टर्की, वहाँ आप शादी को रजिस्टर कर सकते हैं, और वो मैरिज सर्टिफिकेट जो इशू होगी टर्की से, आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी वाइफ को यहाँ बुलाने के लिए। नंबर 1। नंबर 2 ऑप्शन, जो मेरे ख्याल में आपको पहले इस्तेमाल करनी चाहिए थी ये वीडियो वेडिंग से पहले, और वो थी फियोंसे वीज़ा, कि आप होम ऑफिस को एक्सप्लेन करते कि जी मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता, मुझे अभी प्यार हो गया एक खातून के साथ और मैं उसको यहाँ बुलाना चाहता हूँ ऑन 6 मंथ फियोंसे वीज़ा, और जब वो यहाँ आएगी हम अपनी शादी यूके में रजिस्टर करेंगे। जैसे ही आपने शादी रजिस्टर कर दी, फिर आपकी वाइफ अप्लाई कर सकती थी फॉर स्पाउस वीज़ा इन कंट्री। और आजकल कोविड कंसेशन की वजह से मैंने देखा है कि जब लोग फियोंसे वीज़ा अप्लाई करते हैं फ्रॉम ओवरसीज़, उनको 6 माह के बजाय 2.5 साल का वीज़ा दिया जा रहा है। तो ये भी आपका लिए फ़ायदेमंद था। लेकिन अब आपके पास चॉइस है, या तो आप फियोंसे वीज़े के लिए अप्लाई करें या स्पाउस वीज़े के लिए। मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन होगा कि अगर आप स्पाउस वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप आपकी वाइफ तुर्की या दुबई चले जाएं, वहाँ शादी को दोबारा रजिस्टर कर लें, और फिर वो मैरिज सर्टिफिकेट लेके आप अपनी वाइफ को स्पॉन्सर कर सकते हैं यूके में। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। या मैंने पूछना था कि मैंने असाइलम का केस डाला हुआ है ना, जी जी, तो फिर उन्होंने मुझे काम की परमिशन दी है। ठीक है। तो मैंने ये पूछना था, अगर मैं केयर होम में जॉब करूं, फुल टाइम जॉब करूं और फुल टाइम टैक्स दूं, तो मेरे केस के लिए बेनिफिट स्ट्रॉन्ग होगा? मुझे वीज़ा मिलने की, पक्का होने की उम्मीद है फिर ऐसे? ठीक है, ये पूछना था। और ये पूछना था, केयर होम वाले अगर जब मेरा वर्क का ख़त्म होगा, फिनिश होगा,
परमिट नहीं मिला, असाइलम के बेस पे उन्होंने काम की परमिशन दी है। जी जी तो जब वो फिनिश होगा, अगर वो मुझे स्पॉन्सर करें, उनको कुछ कहें, तो वो मुझे होम ऑफिस वाले देंगे वीजा और नहीं? ठीक है, मैं देता हूँ। मैंने ये पूछना। जी जी, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि अगर आप एज ए केयर वर्कर काम करती हैं, क्योंकि आपको काम की इजाज़त दी गई है, आपके असाइलम पर यह पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा या नहीं? अनफॉर्चुनेटली नहीं होगा। आप काम कर रही हैं वो एक अलहदा बात है, आपका केस पेंडिंग है सिस्टम में वो एक अलहदा बात है। इसमें कोई तल्लक नहीं है, कोई लिंक नहीं है। अगर आप काम करती हैं, आप टैक्स देती हैं, चाहे आप यूके को फ़ायदा पहुँचा रही हैं, इसमें आपको कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं मिलेगा आपके असाइलम क्लेम में। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने मुझे बताया कि आप केयर वर्कर काम कर रही हैं। अगर आप देखें ऑक्यूपेशन, स्किल्ड ऑक्यूपेशंस, अपेंडिक्स स्किल्ड ऑक्यूपेशंस, वहाँ जो केयर वर्कर्स हैं जो उस पर आते हैं वो हैं सीनियर केयर वर्कर्स। सो मेक श्योर करिएगा कि जब आपका एम्प्लॉयर आपको एम्प्लॉय करता है, वो आपको एम्प्लॉय करता है एज अ सीनियर केयर वर्कर, क्योंकि जब आपको एज असाइलम सीकर काम की इजाज़त दी जाती है, आप खाली वो जॉब्स कर सकते हैं जो हैं ऑन द शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। अगर वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट पर नहीं है, फिर आप वो जॉब नहीं कर सकती। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि अगर आप काम करती हैं एज ए केयर वर्कर, बाद में आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर कर सकता है वर्क परमिट वीज़ा? अनफॉर्चुनेटली नो। अगर आपके पास वीज़ा नहीं है, फिर आप स्विच नहीं कर सकते टू स्किल्ड वर्कर। आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए। फ़र्ज़ करें अगर आपका असाइलम क्लेम कामयाब हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, फिर आप स्विच कर सकती हैं टू स्किल्ड वर्कर, लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा आपके लिए अगर आपका असाइलम क्लेम एक्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि असाइलम का भी जो रूट होता है वो है 5 साल का, और जो है स्किल्ड वर्क का वो भी है 5 साल का। बल्कि अगर आप स्विच हो जाती हैं असाइलम क्लेम के बाद, आपके लिए ज़्यादा वो महंगा होगा, क्योंकि आपको फीसिस भी भरनी होगी। अगर आप असाइलम आपको मिल जाता है, आप इंडेफिनिटली भी अप्लाई कर सकती हैं बगैर कोई फ़ीस भरे। सो इसलिए अगर आपको असाइलम कामयाब हो जाता है, मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप उस रूट पर ही रहें। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो सर। हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो कामरान भाई, सलाम। हाँ जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी भाईजान, मैंने आपसे 2 सवाल करने हैं पूछो अपने पूछो केस के बारे में। पूछो। सर मैंने ना लास्ट ईयर ह्यूमन राइट की एप्लीकेशन की थी अपनी वाइफ के साथ। ठीक है लास्ट ईयर फरवरी में। ठीक है तो उन्होंने वो रिफ्यूज कर दी थी। अप्रैल में उन्होंने मुझे अपील राइट दिया था। ठीक है तो मैंने अपील की तो वो कोविड हो गया। वो अपील आ गई इस साल मार्च में डेट मिली। ठीक है तो ये सारे के बीच में जब मैंने एप्लीकेशन की थी उस टाइम मेरी मैरिज भी रजिस्टर नहीं थी। लास्ट ईयर सितंबर में मैंने मैरिज रजिस्टर की, और हमें एक बेबी भी हो गया इस ईयर मई में। ठीक है तो तब जब अपील थी तब ड्यू था 8 मंथ था मेरी वाइफ का। ठीक हो गया। तो ठीक है, जब अपील पे हम गए तो वो उन्होंने बोला कि आप ये एविडेंसेस पहले नहीं थे जो मेरा मैरिज सर्टिफिकेट दिया और बेबी का दिया एविडेंसेस, और उन्होंने बोला कि अभी हम रिकंसिडर करेंगे। ठीक हो गया। रिकंसिडर करेंगे अभी 5 उसके बाद जज ने 1 मंथ का टाइम दिया था, पर उन्होंने वो कर दिया रिकंसिडर का, और उसके बाद अभी 5 मंथ हो गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। आपकी जो वाइफ है उसकी नेशनलिटी क्या है? वो इंडेफिनिट है उनके पास इंडेफिनिट है। ठीक है। और जो अभी आपका जो अपील, ब्रिटिश पासपोर्ट। जी जी मैं समझ गया। जो आपका जो अभी अपील चल रहा है, आपके पास सोलिसिटर है या आप खुद कर रहे हैं इसको? नहीं सर, अभी सोलिसिटर नहीं है। अभी ये रिकंसिडर के बाद मैं वेट कर रहा हूँ। वो बोल रहा था अपील के बाद हो जाएगा। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर होम ऑफिस इसको रिकंसिडर कर रही है, फिर आपको वेट करना चाहिए। लेकिन आपने मुझे बताया 5 माह हो गए और कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि विदिन 28 डेज़ में होम ऑफिस फैसला करे। बेस्ट चीज़ ये होगी कि आप कोई सोलिसिटर से कांटेक्ट कर लें जो होम ऑफिस को लिखे कि जी आपने वादा किया था कि 28 डेज़ में आप फैसला करेंगे, अब 5 माह हो गए, प्लीज़ हमें जल्दी से जवाब दें। मुझे पूरी उम्मीद है कि होम ऑफिस आपको वीज़ा ग्रांट कर देगी। सो फौरी तौर पर एक सोलिसिटर से मिल लें जो आपके लिए रिप्रेजेंटेशंस भेजे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम।
जी थैंक यू वेरी मच ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ जी जी थैंक यू। ਤੇ ਗੁੱਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਕੌਣ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ठीक है। तो दूसरा ये पूछना सी कि अपना मैं बच्ची की शादी करना चाहना पाकिस्तान है तो वो अजकल के प्रोसीजर है तो कितना टाइम ला रहे हैं वीज़ा देने ते ਜਿਹੜੀ ते किन्ने टाइम का देंदे ने? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ? वो नर्स है, ਸੌਰੀ, नर्स है इत्थे ते इंटरनेट। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਵਾਸਤੇ, ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ 2 to 3 ਮੰਥਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ 6 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कनान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। जी ठीक ठाक माशाल्लाह जी। आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा जा रहा है और बड़ा इंफॉर्मेटिव है। थैंक यू। मेरे 3 क्वेश्चन थे, जी जी प्लीज अगर आप उसके बारे में बता दें। जी जी। अच्छा, पहला था कि हमने असाइलम क्लेम किया हुआ है और उसके लिए हमें 1 साल हो गया है, तो हमें राइट ऑफ वर्क नहीं मिला था। ठीक है। तो हमने राइट ऑफ वर्क लेना है, तो इसके अलावा हमारे पास कोई स्किल्स भी नहीं है। क्या ऐसा ऑप्शन है कि हम कोई भी काम की इजाज़त ले सकते हैं उनसे? एक तो ये सवाल था। ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि क्योंकि जो मेन एप्लीकेंट है वो मेरी वाइफ है, तो क्या उस बेस के ऊपर मुझे काम की इजाज़त मिल सकती है? किसी ने बोला था कि डिपेंडेंट को नहीं मिल सकती। ठीक है। तो क्योंकि मेन एप्लीकेंट जो है वो वाइफ है। और तीसरा क्वेश्चन ये था कि क्या मैं 6 साल की बुनियाद पर बच्चों के लिए वीज़ा डाल सकता हूँ? यानी क्योंकि फैमिली मेरे साथ है, बच्चों को 6 साल हो गए। और 7 साल के कब होंगे वो? 7 साल के वो नेक्स्ट ईयर में हो रहे हैं। कौन से मंथ में? दिसंबर में। दिसंबर में। ठीक है सभी। तो प्लीज़ ये 3 सवाल थे मेरे। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपकी। बहुत शुक्रिया। नो यू वेलकम। ठीक है, जहाँ तक आपका पहला सवाल था कि राइट टू वर्क या आप अप्लाई करना चाहते हैं, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन आपके पास कोई ऐसा स्किल्ड है नहीं है जिसका आप फ़ायदा उठा सकें, अनफॉर्चुनेटली आपको वो कोई नॉर्मल जॉब की इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। पिछले साल एक केस आया था स्टार्ट ऑफ द ईयर, C6V SSHD, जहाँ जजेस ने कहा था कि जब किसी एप्लीकेंट से दरख्वास्त आती है कि हमें काम की इजाज़त दी जाए, होम ऑफिस को एक एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि उन्होंने डिस्क्रेशन क्यों नहीं इस्तेमाल की। और मैंने अक्सर देखा है कि अभी भी होम ऑफिस ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही। वैसे वो या तो ग्रांट कर रही है या वो रिफ्यूज़ कर रही है। जब वो ग्रांट करती है फिर भी वो एक्सप्लेन नहीं करती कि जी हमने आपको जो वर्क परमिशन दी है वो खाली स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट के ऊपर जॉब्स के लिए क्यों है। और मेरे ख्याल में शायद इसमें एक चैलेंज बनता है, लेकिन अभी तक किसी ने इसको चैलेंज नहीं किया। पॉसिबिलिटी है कि इसमें अगर कोई चैलेंज करे कि होम ऑफिस अपना फ़ैसला बदल दे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये आती है काफ़ी कॉस्टली वो होता है, कोर्ट्स की फ़ीस भरनी पड़ती है, बैरिस्टर्स की फ़ीस भरनी पड़ती है, और जो असाइलम सीकर्स हैं उनके पास ये पैसे नहीं होते। लेकिन अगर आप एक लीगल एड सोलिसिटर से बात करें, हो सकता है कि इसमें कोई बात बन सके। लेकिन अमूमन होम ऑफिस जो वर्क परमिशन आपको देती है वो है उन जॉब्स के लिए जो है ऑन द शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कि आपका बच्चा भी 6 साल का है और वो होगा 7 साल का नेक्स्ट ईयर, अगर आप पहले एप्लीकेशन डाल सकते हैं और अगर आपको वीज़ा पहले मिल सकता है या नहीं। अनफॉर्चुनेटली आपको पहले तो नहीं मिल सकता, क्योंकि रूल्स ये कहते हैं कि
जब तक बच्चा 7 साल का ना हो हम वीज़ा नहीं देंगे। लेकिन आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आप फ़र्ज़ करें आपको फ़ी वेवर मिल जाता है, जो मेरे ख़्याल में आपको मिल जाएगा, आप अपनी एप्लीकेशन थोड़ी जल्दी डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 माह पहले, क्योंकि होम ऑफ़िस की ये पॉलिसी कहती है कि जब होम ऑफ़िस आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर करती है, जिस दिन वो कंसिडर करती है उस दिन उनको आपकी सूरत हाल देखनी चाहिए कि अगर बच्चा उस दिन 7 साल का हो गया, वो फिर उनको कंसिडर करना चाहिए। फ़र्ज़ करें आपने अप्लाई किया, बच्चा 6 साल का था, लेकिन जब वो केस को कंसिडर करते हैं और वो 7 साल का हो गया, उनको ये पॉइंट कंसिडर करना चाहिए। सो ये मेरे ख्याल में आप कर सकते हैं ज़रूर कि थोड़ा सा जल्दी आप अप्लाई कर लें, और फिर मुझे उम्मीद है कि आपको और आपकी फैमिली को वो वीज़ा ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान भाई, क्या हाल है? ठीक है, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको जज़ाक और आमीन। तंदुरुस्ती दे। आमीन। तो मेरा हम यूरोपियन थे और इधर हमें 5 साल हो गए, हमने प्री स्टेटस भी किया हुआ है। जी जी। अभी हमने वो करना है अपना सेटलमेंट के लिए ना, सेटल स्टेटस। तो हाँ जी जी जी। करना है, तो वो इधर ही जाके करना है। मसलन जिधर ये प्री स्टेटस किया है एक बात, और दूसरा जो है वो मेरे बच्चे जो पहले जब हम आए थे तो 18 साल से कम थे, तो अभी अब वो इंडिपेंडेंट हो गए, मसलन 20, 21 इस तरह के। वो अलहदा करेंगे एप्लीकेशन या मेरे साथ ही करेंगे? एक आप यूरोपियन नेशनल है ना? यूरोपियन नेशनल। ठीक है। जी जी। तो दूसरा, मेरी जब हम आए थे तो मेरी बीवी के पास मसलन पासपोर्ट यूरोपियन नहीं था, लेकिन अभी उसके पास भी यूरोपियन पासपोर्ट है। अभी वो अपनी इंडिपेंडेंट करेगी या मेरे थ्रू करेगी? मसलन पहले मेरी वो इंडिपेंडेंट थी, तो अभी वो मेरे साथ उसकी एप्लीकेशन होगी और यहाँ वो दादा करेगी। और ऑनलाइन करते हैं तो ये कार्ड देते हैं या मसलन वही उसी तरह ऑनलाइन वो जवाब दे देते हैं? और कितना अर्सा लगता है मसलन इस प्रोसेस को, जब वो मुकम्मल होता है ये स्टेटस का, सेटलमेंट का? प्लीज़। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। इस सवाल का जवाब मैं दूंगा ब्रेक के बाद, क्यों एक ब्रेक होती जा रही है। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ, जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, kejaz@me.com। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, 7 ਈਅਰ ਚਾਈਲਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਸਟੇਟਲੈਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਈਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ 07501010101। नाज़रीन, वेलकम बैक टू इमिग्रेशन विद कामरान। ब्रेक से पहले एक भाई ने सवाल पूछा था कि वो और उनकी फैमिली अप्लाई करना चाह रहे हैं सेटल स्टेटस के लिए, और उनको सेपरेट एप्लीकेशंस करनी चाहिए या वो डिपेंडेंट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। जब आप सेटलमेंट स्कीम की एप्लीकेशन करते हैं, सबकी सेपरेट एप्लीकेशंस जाती हैं, होम ऑफिस खुद ही फिर उनको लिंक कर लेती हैं। पहली बात तो ये है। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कि आपके जो बच्चे हैं वो अब ओवर 18 हो गए हैं, अगर उनको क्या एविडेंस दिखानी चाहिए, मेनली उनको यही दिखाना चाहिए कि वो आपके साथ रह रहे थे पिछले 5 साल, फॉर द लास्ट 5 ईयर। सो आपकी एविडेंस साथ लगेगी और उनकी एविडेंस कि वो रह रहे हैं पिछले 5 साल में यूके में रह रहे हैं। सो वो एविडेंस होगी, आपकी एविडेंस साथ लगानी ज़रूरी है। जहाँ तक आपका तीसरा सवाल था कि आपने बताया कि आपकी जो वाइफ है वो भी अब यूरोपियन नेशनल हो गई है, अगर वो एक अलहदा एप्लीकेशन कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ अ यूरोपियन नेशनल, या उसको अगर एप्लीकेशन करना चाहिए कि अगर वो आपकी डिपेंडेंट है। अब उसके पास दोनों ऑप्शंस हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि अगर वो अप्लाई करती है कि वो आपके साथ यूके में रह रही थी आपकी डिपेंडेंट होके, क्योंकि जब उसको एंट्री दी गई थी वो थी आपकी डिपेंडेंट। इसलिए मेरे ख्याल में बेहतर यही होगा कि वो प्रूफ लगाए कि वो आपके साथ रह रही थी पिछले 5 साल, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको, आपकी वाइफ को और आपके बच्चों को वो ग्रांट कर देंगे सेटल्ड स्टेटस। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कमाल भाई, ये स्पाउस वीज़ा के बारे में क्वेश्चन करना था। जी जी पूछें। असल में हम पाकिस्तान गए थे फॉर 4 वीक्स, राइट। तो वहाँ पे ये बिकॉज ऑफ
कोविड और रेड लिस्ट की वजह से हम वहाँ पे स्टक हो गए फॉर अबाउट 6 months। ओके तो मेरे पास तो ILR था, मगर बच्चों के पास जो है ब्रिटिश पासपोर्ट था। मिसेस के पास स्पाउस वीजा था, जो ठीक है। सेकंड एक्सटेंशन करा के हम लोग गए थे। तो अब हमें ये पूछना है कि उनको आगे फ्यूचर में ILR के लिए या सिटीजनशिप के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, क्योंकि 6 months लग गए थे वहाँ पर, ये हम वापस नहीं आ सके, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी सब। ठीक है, और आप कब गए थे पाकिस्तान? हम गए थे मार्च में, इस साल या पिछले साल? इसी साल गए थे जी, मार्च में। अभी हम सितंबर में वापस आए हैं। ठीक है, ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का। अब आपने वाइफ ने कौन सी वीज़े के लिए अप्लाई करना है? स्पाउस वीज़े के लिए? नहीं, वो स्पाउस वीजा उनकी सेकंड एक्सटेंशन हो चुकी है, अब उन्होंने ILR के लिए अप्लाई करना है। उन्होंने पूछना था कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ILR ठीक है, के लिए। मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। होम ऑफिस ने कोविड की वजह से कंसेशंस बनाई हुई हैं कि अगर आप वहाँ अपने कंट्री में फंस गए थे कोविड की वजह से, जो टाइम पीरियड आपने UK से बाहर गुजारा था उसको वो ओवरलुक कर देंगे और माफ़ कर देंगे। अगर वो कंसेशन ना भी होती, जब आपकी वाइफ अप्लाई करेंगी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब आप स्पाउस वीज़े पर होते हैं उसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने 6 माह से ज़्यादा आप UK के बाहर नहीं गुजार सकते। अगर आप चाहें आप 1 साल भी गुजार सकते हैं UK से बाहर, और आप अप्लाई कर सकते हैं ILR के लिए। आपने एंटी क्लियरेंस ऑफिसर को सेटिस्फाई करना होता है कि आप एक जेन्युइन रिलेशनशिप में हैं, और दूसरा जो आपकी जो इंटेंशन है वो है यहाँ UK रहने की परमानेंटली। अगर केस वर्कर सेटिस्फाइड है वो आपको ग्रांट कर देता है, लेकिन आप क्योंकि आपके पास एक रीज़न भी था, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी वाइफ को वो ग्रांट कर देंगे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। सो क्योंकि आपकी वाइफ ने 6 month UK से बाहर गुजारे हैं, इट वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम, उसको वो ग्रांट कर देंगे ILR। जब वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई करेगी, वहाँ भी उन्होंने एक कंसेशन की हुई है कि अगर आप किसी वजह से फंस गए थे ओवरसीज़, हम आपको फिर भी ग्रांट कर देंगे नेशनलिटी, चाहे आप रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं करते। बेस्ट चीज़ ये होगी जब आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करें, एक सोलिसिटर से एक दफ़ा ज़रूर मिल लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। वालेकुम सलाम। Yeah, I've got a couple of questions, but they're all interlinked. Go on. The first thing is my husband overstayed me 10 years ago. Okay. We're going down the route of the 10-year nationality thing. Right. He's just short 2 or 3 months shy of the 10 years. Okay. What I want to know is that can we apply the 10 years? Does it start from the day his spouse visa was granted, or when he left the country? Okay. Number one, okay. And the second one is, if we apply, shy of say 2-3 months, is there any possibility that they would actually consider the application, or would they just refuse and send it back to us? Right. Okay. Are we now talking about nationality here, or leave to remain, or indefinite? Just want to make this clear. Naturalization. Naturalization as a British citizen, right? Okay. So now tell me the dates. When did he leave the UK to go back and apply for entry clearance as a spouse? What date was that, approximately? November 2012. November 2012. So that means, okay, so he was there in November 2012, right? So from November 2000... No, he left in 11, sorry. He left in November 2011, and then he came back into the country in August 2012. August 2012, right? So essentially, he cannot apply from November 2011 to November 2021. That's that 10-year period, isn't it? Yeah. Okay. After that, he's free to apply. So he can actually apply in November, after this November coming, anytime? Correct. Because after that period, he's not been unlawful, correct? That's right. He went back to his country of origin. That's fine, but applied spouse visa. Correct. So when he came into the UK, say, when did he re-enter the UK? August 2012. August 2012, he came on the new rules, so he got a 2.5-year visa. He applied for a subsequent extension, I'm assuming. No, he didn't. He came on the old. So he came in the old rules, all right, fine. He came in the old rules, he got his indefinite, right? And since then, he's been living here continuously, correct?
That's correct. So, in theory, had he not been an overstayer, he would have applied 1 year after getting his ILR. I think we all agree on that, correct? So, essentially, the 10-year period, if I'm right, what you've told me is from November 2011 to November 2021. Once that's elapsed, he's free to apply for British nationality. Okay. I'm sorry, I'm just going to question you one more here because this is the doubt that we have. Okay. We have read that it says that you can apply 10 years from your application, isn't it? Yeah. If you're an overstay, you can apply 10 years from your application or arrival within the country. Right. That's the question. What that's saying is, where are you reading that from? Which guidance? I'm reading it on the Home Office website. The .gov website? Yes. See, that's pretty generic and that doesn't really give a whole explanation of the rules. So the rules are quite clear that when you apply for nationality, the day you apply, they'll look back from the previous 10 years. So if he was to apply in December 2021, the last 10 years, he's not been an overstayer. I think that's quite clear cut. So I hope that answers your question. If you have any other further inquiries, feel free to contact me and I'll be more than happy to discuss this in depth. Thank you very much for your call. नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है. Hello. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मेरा नाम अजीज है. मैंने अपनी वाइफ का ILR अप्लाई किया है 8 सितंबर को और 16 को उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें सारे कागजात जमा करा दिए. तो ये 8 वीक का कोई टाइम होता है उसके बाद वो भेजते हैं. जी जी. और दूसरा सवाल ये है कि हम जो है ना एंड ऑफ अक्टूबर में हम जाना चाह रहे हैं, मतलब पाकिस्तान का प्लान बनाना चाह रहे हैं. तो हम बगैर और 12 अक्टूबर को मेरी वाइफ का वो खत्म हो जाएगा जो स्पाउस वीजा 5 साल के बाद. तो अभी क्या कर सकते हैं? पासपोर्ट कहाँ है? होम ऑफिस के साथ है या आपके पास है वाइफ का? नहीं, वो तो हम वापस ले आए ना, वो स्कैन करके वापस ले आए. हम 16 सितंबर को हमने डेट ली थी, वो जो स्कैन होके हम पासपोर्ट तो हम वापस ले आए. ठीक है, हमारे पास है. ठीक है. सिर्फ जो कार्ड होता है ना उसके ऊपर 12 अक्टूबर का. ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं वहाँ एक जेनेरिक सा आता है मैसेज के हम 8 वीक्स में इसको कंसिडर करते हैं. वो एक स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, वो वैसे एक गाइडलाइन है कि होम ऑफिस की कोशिश है कि 8 वीक्स के अंदर वो आपके केस को कंसिडर करें. होम ऑफिस की पॉलिसी है कि हम 6 मंथ्स के अंदर आपके एप्लीकेशन को कंसिडर करते हैं. सो हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन 1 माह के अंदर डिसाइड हो जाए, लेकिन अगर नहीं होता आपको ये पता होना चाहिए कि 6 मंथ्स लग सकते हैं. जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि अभी आपके वाइफ का वीज़ा है और अगर वो अभी जाना चाहती है पाकिस्तान, वीज़ा एक्सपायर होने से पहले वो जा सकती है या नहीं. अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जा सकती क्योंकि होम ऑफिस के रूल्स वो क्लियर है कि अगर आप कोई एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और आप ट्रैवल करते हैं आउटसाइड ऑफ द कॉमन ट्रैवल एरिया, आउटसाइड ऑफ स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, आपका एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली विदड्रॉ हो जाता है. सो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप वेट करें. जैसे आपकी वाइफ का वीज़ा इशू हो जाता है दोबारा, फिर आपकी वाइफ जाए पाकिस्तान फॉर अ विजिट. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है. हेलो. हेलो, यू लाइव ऑन है. हाँ जी. जी जी. नमस्कार सर, मैं डॉक्टर JP बात कर रहा हूँ ग्रेव्स इन कैंट से. जी जी. हाँ जी. मुझे ये पूछना था सर कि मैंने अप्लाई किया है जून में स्पाउस वीज़ा के लिए. ठीक है. 20 जून को मैंने एप्लीकेशन सबमिट की. उन्होंने मुझे 19 जुलाई को बायोमेट्रिक्स के लिए बुलाया. ठीक है. हमने सारे एलिजिबिलिटीज जो होती हैं ऑल द फुलफिल की. ठीक है. फाइनेंशियल एंड इंग्लिश लैंग्वेज एवरीथिंग वी हैव सबमिटेड इन प्रॉपर वे. ठीक है. टिल नाउ nearly more than 3 months they didn't respond. मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. So I'm little worried about it कि क्या होगा, क्या why they are delaying my decision. ठीक है. एज अ डॉक्टर जब कोई पेशेंट एंजाइटी का शिकार होता है हम उसको क्या एडवाइस देते हैं? डोंट वरी. पेशेंस. यस, हैव पेशेंस एंड डोंट वरी. और मैं आपको यही एडवाइस आज दूंगा
कि अगर आपने फुल रिक्वायरमेंट सारी फुलफ़िल की है एंड सब कुछ आपने सबमिट कर दिया है, आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एज अ गुड डॉक्टर मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखें। विदिन 6 मंथ्स में होम ऑफिस आपको ज़रूर वीज़ा इशू कर देगी। सो यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो जी, यो लाइव ऑन है। ओके, हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपसे ये मैंने पूछना था, एक्चुअली probably it's not really a straightforward question. Right. I'm actually calling regarding one of my relatives. Right. उन्होंने असल में एक उनके जो हस्बैंड है वो पाकिस्तान से यहाँ पे आए थे स्टूडेंट वीज़ा पे। Right. 10 years ago. Okay. उन्होंने वहाँ पे पाकिस्तान में शादी की थी Right. हमारे एक रिलेटिव से। तो वो पाकिस्तान से जब इधर आए ना तो उनके साथ उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह सारे उन्होंने फिनिश करवा दिए, और उनके पास इंफॉर्मेशन है कि जो बंदा यहाँ पे यूके में रहता है ना, लंदन में, उसने यहाँ पे शादी की हुई है। ठीक है, ठीक है। तो उनके पास उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब उनकी बीवी जो है ना पाकिस्तान में बैठी हुई है, जो बंदा यूके में बैठा हुआ है। ठीक है, 2-3 दफा वो पाकिस्तान भी गया हुआ, अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट के रिन्यूअल की दिए, वहाँ से उसने पासपोर्ट भी रिन्यूअल करवाया। पहले स्टूडेंट वीजे पे था, अभी उनके पास इंफॉर्मेशन ये कि फुल टाइम काम कर रहे सारा। ठीक है, मैं समझ। भाईजान माजरत चाहता हूँ, अगर आप मुझे जल्दी से सवाल पूछ लें क्योंकि ये आखिरी कॉल है और कम टाइम बहुत कम है। जी जी सॉरी। अच्छा, तो बस आपसे ये पूछना था कि इसका कोई रिपोर्ट करने का कोई है? मैंने ऑलरेडी इमिग्रेशन वालों को ईमेल भी किया था, उन्होंने फिर मुझे रिप्लाई किया कि आप ऐसे करो कि ये उन्होंने मुझे एक लिंक भेजी थी, उस पर वो आप करवा दो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ। जी जी, तो मैंने कहा आपसे थोड़ी एडवाइस ले लेता हूँ। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ये आपने सही कदम उठाया है कि आपने होम ऑफिस को नोटिफाई कर दिया। आप यहाँ पुलिस को भी नोटिफाई कर सकते हैं और पाकिस्तान पुलिस को भी आप नोटिफाई कर दें कि ये इस शख्स ने 2 शादियाँ यहाँ की हुई हैं, उसने डिवोर्स यहाँ पाकिस्तान से नहीं लिया, एंड ही इज़ अ बिगमिस्ट एंड ही इज़ ब्रेकिंग द लॉ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यूके गवर्नमेंट इसके साथ एक्शन लेगी एंड दे विल टेक द अप्रोप्रिएट स्टेप्स। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, ये था हमारा आखिरी सवाल आज के लिए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप जाएँ यूट्यूब के ऊपर और वहाँ टाइप करें कामरान इजाज़, KAMRAN, सरनेम इजाज़ EJAZ, और वहाँ मुझे मेरा चैनल आपको नज़र आएगा। वहाँ प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं और मैं आपकी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब दूँ। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे, सिर्फ और सिर्फ वीनस TV पर। अस्सलाम वालेकुम।